मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा सादर नमस्कार। आज अपन चलेंगे पढ़ने के लिए स्वर तथा व्यंजनों के सामान्य ज्ञान है। सर्वप्रथम पढ़ते हैं तो बच्चों को कई बार पता नहीं चलता स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, क्या उनकी पहचान है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों तथा व्यंजनों की सामान्य जानकारी। सामान्य ज्ञान है वो क्या है, कैसे स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, वो देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में स्वर होते हैं 5। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर है। तथा अंग्रेजी में एक स्वर होता है वाई, जिसे बोलते हैं अर्ध स्वर। हिंदी में भी अर्ध स्वर है, वो मैं बताऊंगा अभी। अंग्रेजी में 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू, लेकिन वाई अर्ध स्वर है। हालांकि अंग्रेजी का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करना है, वो आपके अंग्रेजी के अध्यापक होंगे, वो करवाएंगे। अंग्रेजी में स्वर होते हैं 5। उसके बाद में 7 स्वर किसके होते हैं बताओ, किसी को पता हो तो बताइए। दिमाग पे जोर लगाइए कि अंग्रेजी में 5 स्वर है, 7 किसमें है? हिंदी में, संस्कृत में, कि सामाजिक में होंगे, एसएसटी में, हो सकता है गणित में हो। याद कीजिए, 7 स्वर होते हैं संगीत में। संगीत में 7 स्वर होते हैं, जिसे कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी जी। सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, नी ध प म, नी ध प म घ रे सा, सा रे ग म प ध नी ध प म घ रे सा। ये 7 स्वर होते हैं संगीत में। फिर पाणिनीय संस्कृत व्याकरण है, जो पाणिनीय संस्कृत, पाणिनि की संस्कृत व्याकरण है, पाणिनि संस्कृत, उसमें 9 स्वर होते हैं। उसमें होते हैं 9 स्वर। 9 स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 स्वर हैं, 9 स्वर आपको दिख रहे हैं, इन 9 स्वरों को पाणिनीय संस्कृत व्याकरण के अनुसार, यानी पाणिनीय सूत्र, महर्षि सूत्रों के अनुसार, इनको बोलते हैं अच। अर्थात स्वरों को अच कहा जाता है। शुद्ध संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। स्वरों को अच कहा जाता है। पाणिनीय संस्कृत व्याकरण में 9 अच यानी स्वर होते हैं। तथा हिंदी में, अब ध्यान से पढ़ना, हिंदी में स्वर होते हैं 11। कौन कौन से, अब ध्यान से देखना। अ, आ, ई, ई। बड़ा है तो थोड़ा आवाज लंबी खींचना प्यारे विद्यार्थियों। ई, 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 ओ, ऊ, ऊ, ऊ। अब री, री, फिर ए, आई, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अपन शुरुआत से लेकर चले थे। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी। तथा पाणिनीय संस्कृत में अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये होते हैं। तथा हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ। प्यारे विद्यार्थियों, स्वरों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें
सर्वप्रथम ध्यान रखना, एक के ऊपर मात्रा नहीं है, एक के ऊपर मात्रा नहीं है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक के ऊपर मात्रा एक होती है, लगती नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा एक होती है। आई के ऊपर मात्रा एक है, लेकिन होती दो है। दिख एक रही है, लेकिन मात्राएं दो होती है, ध्यान रखना। ये तो हुए हिंदी में स्वर, ये तो अपने हिंदी में स्वर हुए 11। संस्कृत में स्वर होते हैं 13। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या होती है 13, जो अपन अभी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। बस इतना सा है। इसके बाद में 2 स्वर और होते हैं। री, री के बाद में एक, ये तो री है ही, इससे पूंछ डबल आता है। ये चीज ध्यान से पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा जब आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगा, शब्द रूप में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। री डबल, क्या बोला मैंने आपको? ये री, री तो है बड़ी री, ये बड़ी री। एक होता है ली, संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होता है, और इसका दीर्घ अभाव है, छोटा रूप भी होता है लरी, ये लरी है लरी। ये 2 स्वर संस्कृत में और होते हैं। कुल मिलाकर संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तथा 4 अर्ध स्वर होते हैं। उनको अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। वो होते हैं य, र, ल तथा व, य र ल व। लेकिन संस्कृत अपन पढ़ाएं तब इनका क्रम ऐसे नहीं होगा, इनका क्रम ये नहीं होगा, इनका क्रम होगा य, व, र तथा ल। य व र ल इनका क्रम होगा। इनको बोलते हैं अर्ध स्वर, इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में आधे स्वर है तो व्यंजन, लेकिन इनका प्रयोग कई बार स्वरों में काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान होगा जिस प्रकार अंग्रेजी में वाई, वाई को ई की मात्रा के उपयोग में काम में ली जाती है कई बार वाई। तो साथियों, आपको पता होनी चाहिए हर चीज, सामान्य जानकारी गहराई से होनी चाहिए। सबसे छोटी चीज होती है मकान की नींव, लेकिन वो मकान की नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर कितने भी मंजिल का मकान बंगला बनाया जा सकता है। अर्थात हमें हमारी नींव मजबूत करनी है। जब हमारी नींव मजबूत होगी तो हम अच्छी तरह से ढंग से पढ़ पाएंगे, वरना हम ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे और उसमें अपन पीछे रह जाएंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें ढंग से पढ़ना है। ये मैं स्वरों को आपको जानकारी में दे रहा था। ध्यान रखना, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार स्वरों के, 3 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ स्वर। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने छोटा। एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा। एक होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त माने मिला हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, दिख रहा होगा आपको कैमरे में अच्छी तरह से। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व स्वर होते हैं एक तो अ, एक छोटा उ, एक छोटी ई और एक री, एक होती है ली। ये संस्कृत के हिसाब से पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ ई उ, अ उ ई री ली। ये 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। इस ह्रस्व स्वर को ढंग से आपको लिखना है, एक कॉपी निकालिए तथा उसमें आप लिख दीजिए। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। ह्रस्व माने छोटे, फिर इनके बड़े होंगे। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो अ का बड़ा। दीर्घ अ कौन सा होता है? आ। फिर दीर्घ ई, बड़ी ई। दीर्घ उ, बड़ा उ। दीर्घ री, मैंने आपको बताया री यूं करके एक पूंछ और ली का दीर्घ अभाव होता है, इसका दीर्घ स्वर नहीं बनता। ठीक है। और संयुक्त स्वर अपने 4 है, ए, आई, ओ, औ। कहने का मतलब ये संयुक्त है, मिलकर बने हैं 2 स्वरों से। ए और आई मिलकर बने अ और ई से, अ और ई से मिलकर ए आई बने, तथा अ और उ से ओ औ मिलकर बने। इनका संयुक्त ये स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं मूल स्वर। इसीलिए मूल स्वर का हमेशा ध्यान रखिए। मूल स्वरों के आधार पर ही हमारी संस्कृत, हमारी व्याकरण आगे चलती है और उसी के आधार पर हमारी पढ़ाई होती है। मूल स्वर ध्यान से पढ़ने चाहिए। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मूल रूप चीज़ है
वो आपको पढ़नी चाहिए। आपको हलवा बनाना सीखना है तो साथियों, विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शक्कर कैसी होती है, शक्कर और नमक में अंतर क्या है। ऐसा नहीं कि आप बनाना सीख रहे हो और शक्कर की जगह नमक डाल दो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले जो मूलभूत चीज होती है, मूल चीज होती है, प्राथमिकता चीज होती है, नींव होती है, उसको प्यारे विद्यार्थियों ढंग से देखना, ढंग से सोचना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आख प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से पढ़िए तो ही आगे बढ़ पाओगे किताबें, नहीं तो किताबें कितनी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। रात भर 2-2 बजे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक कि आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक मैं आपको बात बताता हूं कि मैं 2008 में किसी विद्यालय में पढ़ाता था। वहां पर श्लोक आए तो मैं उस हिसाब से पढ़ने लगा। प्रोक्षिकार्यंतारम प्रत्यक्ष परिवादिन भगजित तादस मित्र विषय कुमोपयो मुखम नय अग्निगाय सुप्रता विश्वानी देवा वारिधोरतानी, ऐसे बोलने लगा। तो लड़के ने मेरे सामने देख लिया। लड़के का सर ये तो ब्राह्मण हमारे शादी में आते हैं, वो बोलते हैं, आप क्या बता रहे हो? अरे भाई मैं श्लोक है हमारे संस्कृत में, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूवि भागभूतास मनुष्य रूपेण मृगा च सरन्ति। इसीलिए विद्यार्थियों जब ऐसा बोलते हैं तो पहली इसकी नींव कमजोर है, वो बच्चे सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार मैं आपको एक बात बनाता हूँ, आपको ध्यान है, मैं जैसे जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है मैं पढ़ाता हूँ तो बीच में छोटे छोटे श्लोक या दोहे या सुनाया करता हूँ छोटी कहानी। तो 1 मिनट की छोटी कहानी सुन लीजिए, ज्ञानवर्धक कहानी। एक जहाज थी, जहाज कहीं पे जा रहा था समुद्र में, अचानक जहाज बंद हो गया, उसका इंजन काम करना बंद कर दिया। तो जहाज में बड़े बड़े इंजीनियर बैठे थे, टेक्नीशियन, उनको बुलाया गया। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, उन्होंने खूब माथापच्ची की, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तब एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उसको किसने बुलाया, कि लड़के ने बुलाया कि वो यार समझदार आदमी, ये थोड़ा कारीगर मिस्त्री है, ठीक कर देगा। उसको बुलाया, सारे वो इंजीनियर थे, वो देख लेंगे, हंसने लगे कि यार ये बुजुर्ग क्या गया, हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ की है, हमने इतनी पढ़ाई की है, हम इसको ठीक नहीं कर पाए इंजन स्टार्ट, ये क्या करेगा। तब इन्होंने आया तो देख दो हमने क्या जाता है। उस बुजुर्ग आदमी ने 10 मिनट रेल के उसके जहाज के इंजन के चारों तो घूमा, एक नज़र टकटकी लगा के उसको देखा, बड़ा सा उठाया हथौड़ा, एक हथौड़ा उस इंजन पे मार दिया, इंजन चुटकियों में स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ, जाने लगा, रवाना इंजन। उस बुजुर्ग ने कहा भाई साहब पहले मुझे 20,000 रुपये दीजिए। इंजन के जहाज के मालिक ने कहा 20 रुपये, 20,000 किस बात के, आपने ठोका तो केवल एक हथौड़ा ही है, उसके 20,000। तो कि हाँ साहब हथौड़ा ठोकने का सिर्फ 1,000 रुपये है, हथौड़ा ठोकने का 1,000 रुपये है, 19,000 सही जगह पर ठोकने के, सही जगह पर ठोकने के। इसलिए कहने में आप भी सही जगह पर ठोकिए हथौड़ा, पर पढ़ाई सही जगह पर कीजिए, सही ढंग से पढ़ाई करोगे तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो कितनी बड़ी डिग्रियां कितनी लेके गले में घुमा पहन के घुमो, इतनी डिग्रियां हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो ये तो था स्वरों का ज्ञान। अब चलते हैं व्यंजनों का ज्ञान। स्वरों का ज्ञान ध्यान रखना, ये वह अर्ध स्वर कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन है, अर्ध स्वर कहलाते हैं, तथा इनको यण भी कहा जाता है। हर्ष स्वर 5 है, अ ई उ री री, दीर्घ आ ई उ री, संयुक्त ए आई ओ औ। 13 स्वर होते हैं संस्कृत में, ध्यान से पढ़िए। इसके बाद में व्यंजनों का सामान्य ज्ञान करवाते हैं, उसके बाद में संधि समास प्रत्यय जो भी होगा उसके अनुसार अपन चलते रहेंगे। अब देखिए साथियों, विद्यार्थियों, स्वरों का ज्ञान हुआ। स्वरों के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कैसे, आप जानते होंगे, एक बच्चा जन्म से बहरा होता है, जो बच्चा जन्म से बहरा होता है उन्हें संस्कृत में बधिर कहते हैं, बहरे को। बिल्कुल सही है, जो आदमी बहरा होगा उसे संस्कृत में बधिर कहते हैं, लेकिन जन्म से बहरा होता है उन्हें बधिर नहीं, उन्हें मूक बधिर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ढंग से पढ़िए, मूक बधिर।
कहने का तात्पर्य यह है मेरा, मूक का मतलब होता है गूंगा, मूक का मतलब होता है गूंगा, और बधिर का होता है बहरा। मैं आपको कहना चाहता हूं विद्यार्थियों, वो लड़का गूंगा नहीं है, गूंगा नहीं है लेकिन बोल नहीं सकता। वो जन्म से बहरा है, गूंगा नहीं है लेकिन बोल नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि आदमी जो बहरा होता है जन्म के बाद में, वो केवल बहरा होता है, उसको बधिर कहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, जो जन्म से गूंगा होगा उसे केवल बधिर नहीं, मूक बधिर कहते हैं, यानी गूंगा व बहरा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जन्म से बहरा होगा वो गूंगा अवश्य होगा, वो गूंगा अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि उसने कोई स्वर सुना ही नहीं, ध्वनि उसके कानों में कभी आई नहीं है। तो बोले क्या, क्या बोलना है? बोलो आप, आपने सुना तब आप बोलोगे। मैं एक श्लोक बोलूं, आप सुनोगे नहीं, क्या बोलोगे? रेलगाड़ी कैसे आवाज करती है, आप कैसे पता लगाओगे? सुनी नहीं कभी। चिड़िया कैसे चहचह आती है, सुनी नहीं आपने। पापा मम्मी ये शब्द भी होते हैं, आपने सुने नहीं, उसको बोले कैसे? इसलिए जन्म से बहरा होता है, जन्म से जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। ध्यान रखना, जो बच्चा जन्म से बहरा होगा 100% गूंगा होगा। कहने का मतलब जब स्वर सुनेंगे तो ही बोल पाएंगे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है, स्वरों का ज्ञान सर्वप्रथम होना चाहिए। जो मैंने स्वरों का ज्ञान करवाया है वो प्यारे साथियों ढंग से पढ़िए, विद्यार्थियों ढंग से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और उसके बाद में व्यंजन। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा व्यंजन शब्द का अर्थ होता है भोजन। कहते हैं 56 व्यंजन बनाए, 36 व्यंजन बनाए, भोजन या भोग। और दूसरा अर्थ होता है अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण होता है, अक्षर या वर्ण होता है व्यंजन। अपन व्यंजन भोजन की तरफ नहीं जाते हैं। आपके मुंह में लाल टपक गई होगी, भोजन खाओ, रसगुल्ला गुलाब जामुन, ना ना वो तो खाना ही है। घर पे बैठ के आराम से खाइए। छुट्टियां हैं कि अभी मैंने भी काफ़ी 1.5 महीना हो गया मिर्चीड़ा समोसा कोफ्ता कचौरी नाम सुना हुआ है। अभी नाम लेकर लेता हूँ तो भी मेरे मुँह में पानी आता है, क्या करें। तो मैं चित्र बना लेता हूँ कागज़ पे, उसको देखता हूँ, हाँ भाई ये कचौरी ये देख लेता हूँ, या यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ। आप भी आराम से भोजन कीजिए, खाइए आराम से, लेकिन पहली पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी आदमी और हमें भी भोजन करने के लिए जिंदा नहीं रहना है, बल्कि जिंदा रहने के लिए भोजन करना आवश्यक है, ये बात मानिए। अब अपन चलते हैं व्यंजन की तरफ। अपन व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि हमारे व्यंजन कितने होते हैं, क्या है व्यंजनों का रूप, इसमें अपन पढ़ेंगे। तो व्यंजनों की पहले किसी की परिभाषा देखिए। व्यंजन की परिभाषा होती है स्वर रहित ध्वनि, स्वर रहित ध्वनि, स्वर रहित ध्वनि व्यंजन कहलाती है। अर्थात जिसमें स्वरों की ध्वनि न हो, व्यंजन कहलाती है। स्वर रहित ध्वनि व्यंजन कहलाती है। कहलाती क्या? वो ध्वनि होती ही नहीं है। कहने का मतलब स्वरों के बिना, स्वरों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण संभव ना हो, स्वरों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण संभव ना हो वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण संभव ना हो, 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 उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ढंग से पढ़ना। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि जब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूंगा। ऑनलाइन लाइव क्लास, ऑनलाइन तो है ही, लाइव क्लास शुरू करूंगा।
जिसमें आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर यहां पर आपने बिंदी लगाई है के ऊपर, ये बिंदी कहीं पर होती है और कहीं पर नहीं होती है, तो आपने गलत लिखा है या किताबों में बिना बिंदी वाला है वो गलत है। तो ऐसा आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं लाइव, और मैं हाथों हाथ आपको पढ़ाते पढ़ाते जवाब दूंगा। देखते मैसेज आएगा आपका, मैसेज देखता देखता पास में एलईडी लगा दूंगा, उसमें मैसेज जो आएंगे बता के आपको बताऊंगा इसका उत्तर है। लेकिन 200 सब्सक्राइबर आप भी करिए, आपके दोस्तों को भेजिए 200 सब्सक्राइबर, कि जल्दी से सब्सक्राइबर करें। और मैं व्यंजनों का ज्ञान कराऊं उससे पहले मैं आपको 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं कि आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक अंगूठा ऊपर वाला, नीचे वाला मत दबाना, हाँ ऊपर वाला अंगूठा। आपको लाइक, सब मोबाइल चलाते हैं, सबको अच्छी चीज़ लगती है, लाइक दबाते हैं अंगूठा, पहले अंगूठा करिए। लाइक किया, बाद में बढ़ाऊंगा, पर लाइक किया। लाइक के बाद में अब आप सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब वाला बटन वहाँ दबाइए, लाल वाला। इस सब्सक्राइब दबाने से क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, कि जब भी हम नई क्लास डालेंगे, नया विषय, नया प्रकरण, नया टॉपिक डालेंगे, तो आपके पास फटाक से मैसेज आएगा इस विषय का ये आज क्लास डाली, आप पढ़िए। बिना, नहीं तो आपको पता नहीं चले आज डाली कि नहीं डाली। कल मैं नहीं डाल पाया था, किसी काम में व्यस्त था, आपको ध्यान है कि व्यस्तता मेरी ज़्यादा है, काम में लगा रहता हूँ। तो सब्सक्राइब डालते ही, आप बटन दबाते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। एक घंटी है, घंटी बनी हुई है, वो आप घंटी पे बटन दबा देंगे, घंटी पर, तो घंटी आपके बजेगी, मैसेज आता है, घंटी बज जाएगी कि मैसेज आया है। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा कोई नई चीज़ पढ़नी हो, आज आपको कुछ कमी दिख रही हो, गलती दिख रही हो, तो आप मैसेज कीजिए, सर आज की कक्षा में ये कमी थी, आगे सुधारी जाए। या सर व्यंजन हो गया, संधि हो गई, समास हो गई, प्रत्यय नहीं हुए, प्रत्यय पहले करवाओ तो हमें अच्छा समझ में आएगा। या इसके साथ में पाठ पढ़ाओ तो ठीक रहेगा। जैसे आपके मतलब आप जो सलाह देना चाहें तो आप हमें सलाह दीजिए, उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जो भी आप पढ़ना चाहें नए तरीके से अवश्य। चलो, आपने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, घंटी का बटन दबा दिया। अब आप 200 सब्सक्राइबर होने तो एंजॉय कीजिए, बाद में लाइव आऊँगा, लाइव आपको पढ़ाऊँगा। अति से ज़्यादा लोगों को, अपने स्टूडेंट को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। मैं प्रत्येक क्लास की 6ठी से लेकर 12वीं तक, और यहाँ तक मेरी कोशिश होगी रीट वालों को भी यहाँ पढ़ाऊँगा। तो रीट वाले भी यदि आपके दोस्त 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत में, तो उनको भी कहें कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि संस्कृत का आपको सामान्य जानकारी, संस्कृत और हिंदी की सामान्य जानकारी आपको मिलेगी, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ व्यंजनों का सामान्य ज्ञान। व्यंजनों का मतलब होता है जिनमें स्वर नहीं हो, अर्थात ये क, ख, ग, घ और ये ग। ये ग की बिंदी यहाँ है, नीचे बिंदी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे बिंदी नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं आपको। अब इनकी उत्पत्ति क कैसे बना है, क प्लस अ से, क प्लस अ से ये क बना है। जबकि मैंने तो क्या बोला, स्वर रही, स्वर नहीं हो तो स्वर इसमें से हटाइए, स्वर इसमें से हटाइए प्यारे विद्यार्थियों। अब कैसे बना, हलंत कैसे बना, तो ये तो अक्षर थे पहले, अक्षर या वर्ण, ये व्यंजन अब बने, हलंत लगाने पर व्यंजन बने, हलंत लगाने पर व्यंजन बने। क्या लगाने पर बने, हलंत लगाने पर, हलंत लगाने पर ये व्यंजन बने। जब हलंत लगाया हमने, हलंत लगाया तब व्यंजन बने, इसका मतलब हलंत लगाया तो हल हो गए, हल हो गया तो इसका नाम हल, छोड़ो ये बन गया अपना हल। अर्थात व्यंजनों को हल कहा जाता है, व्यंजनों को हल कहा जाता है। और व्यंजन हमारे होते हैं क, ये क वर्ग है, क वर्ग के 5 अक्षर। क वर्ग का पहला क खुद है, दूसरा ग है, तीसरा ग, क ख ग घ ग। और च वर्ग का पहला है च, दूसरा है छ, दूसरा छ, तीसरा ज, और चौथा झ, और 5वां य। अब यहाँ पर अपने गलती कर दी, ये ऐसे नहीं है, ये वर्ण है, व्यंजन नहीं। व्यंजन का मतलब होता है हलंत, हल, तो नीचे हलंत लगाइए, ये अपाने व्यंजन बने। ये ट, ठ, ड, ढ,
आगे न। प्यारे विद्यार्थियों, सबके नीचे हलंत है तभी व्यंजन बनता है, वरना व्यंजन नहीं। बाद में त, थ, द, ध और न। इसके नीचे ये मतलब कहने का मैं त कैसे बनाया, यूं करके यूं, मतलब टांग तोड़ दी, टांग तोड़ दी, आदमी आधा हो गया, इसके टांग नहीं आधा, तो ये सभी आधे अक्षर है, ये व्यंजन है। बाद में प की टांग तोड़ दी, फ की टांग तोड़ दी, सबकी टांग टूटी हुई है। ब, भ और म। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होना चाहिए, यह है क वर्ग, क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, और ये प वर्ग। ये वर्ग के अक्षर हैं, ये सभी किसके वर्ग के अक्षर हैं, तो इनको वर्गीय अक्षर बोलते हैं, वर्गीय अक्षर, वर्गीय अक्षर या व्यंजन, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय अक्षर। ये वर्ग के अक्षर हैं, इनको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं इनको, स्पर्शी व्यंजन। लेकिन ध्यान है, इनका शॉर्टकट रूप चलता है कु, क वर्ग नहीं लिखे, जहां कहीं भी कु लिखा हुआ है, कु, जहां पर कु लिखा हुआ है, कु का मतलब होता है क वर्ग पूरा, कु का मतलब होता है क वर्ग पूरा। या तो क वर्ग लिखा जाए तो 5 अक्षर, या कु लिखा जाए तो भी 5 अक्षर पूरे, चू लिखा जाए तो मतलब च वर्ग पूरे 5 अक्षर। ये महत्वपूर्ण बात है, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तब चीज ये आएगी, तब मैं आपको पूछूंगा ये क्या चीज है, बाद में आपको अक्सर समझ में आएगी नहीं। टू यानी ट वर्ग, टू यानी त वर्ग, पु यानी प वर्ग। ये हुए, ये 5 वर्ग है, एक वर्ग के वर्ग में 5 अक्षर है, 5 वर्ग है, तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, ये 25 अक्षर हुए स्पर्शीय, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय अक्षर। बाद में 4 आते हैं, य, व, र तथा ल। इनको बोलते हैं अर्धस्वर, बोलते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, तथा इनको यण भी बोलते हैं, यण, अंतस्थ। ध्यान से देखिए, लिख दीजिएगा कॉपी में आपके पास में, अर्धस्वर, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा यण, ये बोलते हैं। ये 4 हुए। बाद में 4 गए अपने स, श, शंकर श, षटकोण, यह तालव्य श, यह मूर्धन्य श, ये दंत्य स, और ये अपना है ह। ये हो गए 4, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इनको, ऊष्म व्यंजन। तो 4 ये 8 और 25 बराबर कुल 33 व्यंजन। हाँ, 33। प्यारे विद्यार्थियों, ढंग से पढ़िए, आप ढंग से सोचिए, ढंग से पढ़ें। ये अपने 4 तो थे, ये 33 थे व्यंजन, और क्ष, त्र, ज्य तथा स्र, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त। ये जुड़े हुए हैं, किन से जुड़े हुए हैं, जब संधि पढ़ाएंगे तब आपको और पढ़ाएंगे। संयुक्त व्यंजन, ये जुड़ा हुआ है श, धन, क्ष, क्ष है पहले क धन श से बना क्ष, त्र, त धन र से बना त्र, तथा ज्य, ज धन य। आपको और बताएंगे आगे। और स्र है, स्र आधा श शंकर और र से मिलकर श बना है। ये आपने पढ़ लिया, ढंग से पढ़ा है मैंने, कोशिश पूरी की। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्लास का आगे देखते रहिए, और गलती हुई हो तो आप कमेंट्स देकर देखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। रानीदास गावल की क्लास आप लगातार पढ़ते रहिए, और मास्क पहनिए, सैनिटाइजर हाथ धोइए, घर से बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें। देश को सुरक्षित रखें, आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।